हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज आप सबकी डिमांड के ऊपर एक नई वीडियो, काफ़ी लोगों के कमेंट ये आ रहे थे कि हम इंटीग्रेशन के ऊपर हमें इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा बताइए कि हम इंटीग्रेशन को कैसे रिवाइज़ करें। तो आज हम उसी सीरीज़ में इंटीग्रेशन को शुरू करने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन के बारे में मैं बेसिक चीज़ें बताऊँगा कि आपको इंटीग्रेशन को कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें इंटीग्रेशन में इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जो वो हमारी इंटीग्रेशन में अब की बार हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत अच्छी वीडियो रहने वाली है आपके लिए। इस वीडियो को अच्छे से देखें तो आपका इंटीग्रेशन पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें लगभग 3 वीडियो बनेंगी हमारी, छोटी छोटी 3 सीरीज़ हम बनाएंगे, 3 वीडियोज़। उन 3 वीडियोज़ को अगर आपने देख लिया तो आपका पूरा इंटीग्रेशन इसमें से कवर अप हो जाएगा। उसमें मैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मैंने बताए थे उसको भी करवा दूंगा, प्लस आपकी जो इंटीग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं हम उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि जो इंटीग्रेशन है उसके बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस और जो भी हमारे इंटीग्रेशन के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, प्लस इंटीग्रेशन की जो भी थ्योरी है हम उसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कैलकुलस में इससे पूछा जाता है। कैलकुलस का एक पार्ट है, डिफरेंशिएशन के बाद हम इंटीग्रेशन को पढ़ते हैं। तो अब देखिए हम अगर देखें तो ये जो इंटीग्रेशन वाला पोर्शन है उसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं, ये हमारी क्लास रहने वाली है जो पहला पार्ट है। इस इंटीग्रेशन में क्या क्या चीज़ें अब की बार सिलेबस में हैं और क्या चीज़ें हमें पढ़नी हैं वो चीज़ हम देखते हैं। तो इंटीग्रेशन में क्या है, ये हमारी यूनिट नंबर 3 है जो कैलकुलस उसका पार्ट है। उस 3rd यूनिट में जो कैलकुलस में हमारे 6 से लेकर 12वीं तक का चैप्टर आता है, कॉन्टीन्यूटी से लेकर डिफरेंशियल इक्वेशन तक, उसका ये पार्ट बनता है आपका। अब इंटीग्रेशन में आएगा क्या अपने पास, टोटल ये जो यूनिट है वो 35 मार्क्स की, जिसमें से 5 मार्क्स का जो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो सीधा बनता है आपके इंटीग्रेशन से, प्लस एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का इनडायरेक्टली पूछा जाता है जो आपका और वाले सेक्शन में पूछा जाता है, जो 3 चैप्टर को मिला के पूछा जाता है। वो 8वें चैप्टर में भी हो सकता है, वो 9वें चैप्टर में से भी हो सकता है और वो 10वें चैप्टर में से भी हो सकता है। तो वो आपकी इच्छा है कि आप 8वें वाला करना चाहते हो, 9वें वाला करना चाहते हो या 10वें वाला करना चाहते हो। लेकिन आएगा क्या, इंटीग्रेशन में से भी एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आपका 8वें चैप्टर में से, एक क्वेश्चन आपका 10वें चैप्टर में से, इन तीनों को मिला के एक क्वेश्चन बनाया जाएगा 6 नंबर का। अब जो 5 मार्क्स का जो आपका जो डायरेक्ट पोर्शन है उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, उसमें हमारे पास 2-3 क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा और 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे और एक हमारा क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का। ये आपका टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। अब अगर इसमें बात करें हम तो हमारी जो एक्सरसाइज 9.5 है उसको छोड़ के अपने पूरा इंटीग्रेशन करना है। 9.5 में जो आपके रैशनल फंक्शंस हैं उसका कुछ पार्ट छोड़कर आपने बाकी सारा करना है उसके अलावा। तो ये जो आपका चैप्टर है इसमें क्या क्या दिए हुए हैं, हम इसके बारे में अगर बात करें तो जो 9.1 एक्सरसाइज है वो आपने करनी है। जो बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसमें जो बेसिक आपका बिल्कुल इंटीग्रेशन का बेस है वो आपने करना है। दूसरा जो आपका 9.2 है वहाँ आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड जो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन है, ये 2 एक्सरसाइज आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। पूरी इंटीग्रेशन का बेस आपका यही है। उसके बाद जो हमारा 9.3 है उसमें हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आता है, त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन आते हैं, जिसमें 1/a² + x² 1/√a² - x² + 1/√x² + a², 1/√x² - a², इनके जो फार्मूलाज आते हैं वो हम बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सब्स्टिट्यूशन वहाँ पे करते हैं, त्रिकोणमितीय फलनों के प्रतिस्थापन से इनको करते हैं। तो ये हमारी 9.3 एक्सरसाइज रहेगी। 9.3 के बाद हमारा जो 9.4 है वो आपका आता है पार्शियल फ्रैक्शन वाला, आंशिक भिन्नों में वियोजन, आंशिक भिन्नों में इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। 9.6 है, 9.5 आपने करनी नहीं है। 9.5 आपकी अब के बार सिलेबस में नहीं है, उसको आपके सिलेबस में से हटा दिया गया। और 9.6 है जो 9.6 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वो आपने करनी है, जिसमें u/v मेथड है। u/v मेथड से इंटीग्रेशन करना, 2 फंक्शंस का मल्टीप्लाई दे रखा है तो आपने उनका इंटीग्रेशन करना है। वो कैसे करना है, वो आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या हिंदी में इसको बोलते हैं खंड समाकलन। उसके बाद 9.7 है, उसमें कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन दे रखे हैं, जिसमें आपके पास e⁴ax sin bx का मल्टीप्लाई और e⁴ax cos bx का मल्टीप्लाई और इसके साथ 3 इंटीग्रेशन √(x²a², √(x² - a²) और √(a² - x², ये 3 तरह के इंटीग्रेशन आपसे स्पेशल टाइप के पूछे जाएंगे। तो यहाँ से हम 3 वीडियोज़ में इसको कवर करेंगे।
जिसमें पहली जो वीडियो है वो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, ये वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे इंटीग्रेशन का बेस यही है। एक तो बेसिक फार्मूलाज आपको अच्छे से आने चाहिए, प्लस आपकी 9.1 में हर टाइप का क्वेश्चन दे रखा है जो प्रैक्टिस यानी आपके दिमाग के आपने जो पुराना पढ़ रखा है, चाहे वो इंटीग्रेशंस का पढ़ रखा है, चाहे आपने ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ रखा है, चाहे आपने बेसिक कोई भी जो आपने अलजेब्रा का फार्मूला भी यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, हर तरह के फार्मूले यहाँ अप्लाई हो सकते हैं। दूसरा सब्स्टिट्यूशन से मेथड है, वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे इंटीग्रेशन में ये काम आता है। तो ये दो बेस हैं, ये हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम 9.3, 9.4 और उससे आगे वाली वीडियो में 9.6 और 9.7, या हो सका तो आगे वाली वीडियो में मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन करवाऊंगा, तो एक वीडियो में भी ये कवर अप हो सकता है। आज की वीडियो थोड़ी सी हो सकता है लेंथी हो, लेकिन इसमें है बहुत कुछ, वो आपने अच्छे से देखना है। तो सबसे पहले हमारा आता है इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फार्मूलाज, समाकलन के मानक सूत्र। समाकलन और अवकलन के बारे में अगर देखा जाए तो अवकलन और समाकलन दोनों कैलकुलस के पार्ट हैं। कैलकुलस का मतलब होता है चेंज फाइंड करना। कैलकुलस जो आपका एक कैलकुलस जो ब्रांच है मैथ्स की, उसका मतलब ये होता है फाइंड द चेंज। अब फाइंड द चेंज का मतलब हम दो तरह से चेंज को फाइंड कर सकते हैं। कोई वस्तु है, कोई आपके पास वस्तु है, उसमें कुछ जोड़ोगे तो भी चेंज होगा, या उसमें कुछ घटाओगे तो भी चेंज होगा। कोई वस्तु है, उसमें कुछ जोड़ देते हो तो भी उसमें चेंज आता है, उसमें कुछ घटा देते हो तो भी उसमें चेंज आता है। इन चेंजेस को फाइंड करने का जो मेथड होता है वही आपका होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अब डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, हम डिफरेंशिएशन को पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब परिवर्तन की दर। अब परिवर्तन की दर का मतलब जैसे हमने कोई फंक्शन ले लिया y बराबर fx। y बराबर fx अगर हमारा फंक्शन है तो उसमें हम दो तरह के वेरिएबल देखते हैं। y बराबर fx का मतलब यहाँ x एक फंक्शन है, x एक आपका वेरिएबल है, x एक ऐसा चर है जो स्वतंत्र चर है, y एक ऐसा चर है जो x पे डिपेंड करता है, तो y को बोलते हैं डिपेंडेंट चर या परतंत्र चर, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल अगर बदलेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बदलेगा, अगर आपका x बदलेगा तो x के कॉरस्पॉन्डिंग y भी बदलेगा, क्योंकि y x पे डिपेंड कर रहा है। तो x के बदलने से y कितना बदल रहा है उसी को हम लिखते हैं dy/dx। इसका मतलब होता है x के चेंज होने से y में कितना परिवर्तन हुआ उसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स प्रोसेस बोला जाता है बेसिकली वो क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो जितने भी हमने डिफरेंशिएशन के अपने फार्मूलाज पढ़े हैं उनका रिवर्स करते जाओ, वो रिवर्स आपका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन आया d/dx ऑफ x की पावर n, x की पावर n का आपने डिफरेंशिएशन निकाला तो वो आता है nx की पावर n-1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो nx - n-1 आया, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये वाला पार्ट आएगा, हमारा कितना आएगा, x की पावर n आएगा। तो nx की पावर n-1 dx करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा x की पावर n+c। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि x की पावर n का जो हमारा डेरिवेटिव होता है वो होता है nx की पावर n-1, और nx की पावर n-1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, x की पावर n। यानी ये दोनों एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस है। अब देखो, हमें अगर x की पावर n, हमने तो ये निकाला कि nx की पावर n-1 dx का जो फॉर्मूला आएगा वो x की पावर n आएगा। अब x की पावर n-1 को आपने n बनाना है, तो n-1 को n कैसे बना सकते हैं, अगर इसमें हम n की जगह पे n+1 रख दें, n की जगह पे अगर हम n+1 रख देंगे तो ये टर्म क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी n+1। अब n की जगह n+1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, n+1 - 1, ये कट के तो n बन जाएगा, और इधर जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, n+1 बन जाएगी। यानी n-1 को आप n बनाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, n को आपने n+1 से प्रतिस्थापित कर दिया, तो हमारा जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन गया x की पावर n dx, इसका फॉर्मूला बन गया x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c हम इसलिए लगाते हैं, हम दो तरह के इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। एक इंटीग्रेशन होता है लिमिट के अंदर, उसे बोलते हैं निश्चित समाकलन या डेफिनेट इंटीग्रल। और जब आपको कोई लिमिट नहीं दे रखी, सिंपल इंटीग्रेशन दे रखा है, तो सिंपल इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल। और उस इंडेफिनेट इंटीग्रल में जो c आता है वो आता है आपका इस जो हमारा जिस फंक्शन का आपने इंटीग्रेशन किया उस फंक्शन में इंटीग्रेशन का कांस्टेंट, यानी उसको बोलते हैं समाकलन अचर। समाकलन का अचर आता है ये c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये जनरल वैल्यू लेके चलते हैं हम, अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू हो तो वो निश्चित समाकलन बन जाता है।
अब n नॉट इक्वल टू -1 का मतलब अगर यहाँ पे n इक्वल टू -1 हुआ तो नीचे वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। अगर नीचे वाला पोर्शन 0 हुआ तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इट मीन्स n नॉट इक्वल टू -1। हमने ये पढ़ा था कि हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन होना ज़रूरी नहीं है। हर फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट किया जाए ये ज़रूरी नहीं होता। तो इसका मतलब हर फंक्शन का इंटीग्रेशन भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब अगर ये फंक्शन ऐसा हुआ x की पावर -1 तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इस फॉर्मूले से हम नहीं कर सकते। यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो ये इन्फिनिटी बन रहा है। समझ आ गई? तो ये आपने ध्यान रखना है। अब देखो आगे इंटीग्रेशन हम पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन में सबसे पहले अब देखो इन फार्मूलों को याद करने का मेथड क्या है। पहले हमें पता है डिफरेंशिएशन का फार्मूला d/dx ऑफ c। कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हैं तो 0 आता है। इसका मतलब 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट आएगा। उल्टा सोच करना है आपने। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है nx की पावर n-1। तो इसका मतलब nx की पावर n-1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा x की पावर n। तो हम n को जैसे हमने पीछे फार्मूला देखा था n को n+1 से रिप्लेस कर दो तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा x की पावर n dx का फार्मूला आ जाएगा x की पावर n+1 बटे n+1 प्लस c n नॉट इक्वल टू -1। क्योंकि n इक्वल टू -1 पे ये फार्मूला काम नहीं करेगा, ये इन्फिनिटी बनना है। तो अगर n इक्वल टू -1 हुआ तब हम क्या करेंगे, तब हम अगला फार्मूला देख लेते हैं। क्योंकि हमने ये पढ़ा है d/dx ऑफ लॉग मॉड x। मॉड में लिखने का मतलब ये होता है कि x की वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि लॉग हमेशा क्या होता है, जैसे log x आ गया तो x जब पॉजिटिव होगा तभी इस फंक्शन की वैल्यू डिफाइन होगी। x नेगेटिव होगा तो log की वैल्यू डिफाइन नहीं होती। log मॉड x की वैल्यू कितनी होती है 1/x। x क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। अगर x 0 हुआ तो भी log की वैल्यू डिफाइन नहीं होती। तो इसका मतलब log x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है। तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, log मॉड x प्लस c हो जाएगा। तो मॉड लगाने का इतना ही लॉजिक है कि मॉड लॉग के अंदर हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसलिए हम इस पर मॉड लगाते हैं। और x नॉट इक्वल टू 0, x को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, x 0 भी नहीं हो सकता। इस तरह से हम फार्मूलों को याद करेंगे। दूसरा देखो d/dx ऑफ e की पावर x। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। इसका मतलब e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, e की पावर x प्लस c हो जाएगा। अब दूसरा देखो d/dx ऑफ a की पावर x। इसका मतलब a की पावर x log a। इसका फॉर्मूला होता है a की पावर x log a। तो a की पावर x log a का इंटीग्रेशन करेंगे अगर a की पावर x log a dx ये करेंगे तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, a की पावर x आना चाहिए। अब log a कांस्टेंट है तो log a को ले जाओ बाहर यहाँ पे। तो log a को बाहर ले जाके दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये log a इसके बटा में चला जाएगा। तो इसका मतलब a की पावर जो x है उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, a की पावर x बटे log a प्लस c। फिर आगे देखा जाए तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। तो cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x प्लस c। d/dx ऑफ cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d/dx ऑफ माइनस cos x बराबर sin x। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x प्लस c। इसी तरह से tan x का जो हमारा डेरिवेटिव होता है वो होता है sec स्क्वायर x। इसका मतलब sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होगा वो tan x प्लस c होगा। फिर आगे देखो d/dx ऑफ माइनस कोट x। इसका होता है कोसेक स्क्वायर x। तो कोसेक स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, माइनस कोट x। कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोट x का डिफरेंशिएशन तो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो माइनस को हमने कोट के साथ लिख दिया। तो d/dx ऑफ माइनस कोट x का मतलब इसका आंसर आएगा कोसेक स्क्वायर x। और कोसेक स्क्वायर x dx करेंगे यानी इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कोट x प्लस c। फिर अगर sec x का देखा जाए तो sec x का क्या होता है, sec x tan x। तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x प्लस c। फिर माइनस कोसेक x का क्या होता है, d/dx ऑफ माइनस कोसेक x। क्योंकि हमने डेरिवेटिव में पढ़ा था कि जितने भी c वाले होते हैं उनका डिफरेंशिएशन हमेशा नेगेटिव आता है। कोस का माइनस साइन, कोसेक का हमारा माइनस कोट कोसेक x कोट x, और कोट का हमारा क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो उसका उल्टा करो, कोसेक x कोट x का हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर आएगा माइनस कोसेक x प्लस c। फिर d/dx ऑफ साइन इनवर्स x 1/, इसका होता है डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर मॉड x लेस देन 1। मॉड x लेस देन 1 का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए d/dx ऑफ साइन इनवर्स x की वैल्यू हम कहाँ से लेते हैं, x की वैल्यू जो इसका प्रिंसिपल डोमेन होगा वहीं से हम इसकी वैल्यू लेते हैं। इसलिए ये प्रिंसिपल डोमेन को लिखने के लिए इसने मॉड x लेस देन 1 लिखा है।
ठीक है। अगर मॉड एक्स हमारा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो वैसे भी इसकी वैल्यू हमारी नहीं आएगी, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब अगर ये 1 से लेस देन है तभी इसकी वैल्यू रूट के अंदर पॉजिटिव आएगी, अगर बड़ी होगी तो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगी, जिससे हमारा आंसर नहीं आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। फिर अगर कोस की बात करें तो कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है हमारा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर मॉड एक्स लेस देन 1। तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। फिर अगर देखा जाए tan इनवर्स एक्स का तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। फिर माइनस कोट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। तो आपके पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के दो तरह के इंटीग्रेशन आ गए। आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हो, आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हो, दोनों आपके आंसर सही होंगे। फिर सेक इनवर्स एक्स का अगर करेंगे तो सेक इनवर्स एक्स का क्या आता है, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जो होता है 1/x√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है। तो 1/x√1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका dx करेंगे तो सेक इनवर्स एक्स, यानी इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो वो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी आएगा। माइनस कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x√1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो 1/x√x स्क्वायर माइनस 1 का जो इंटीग्रेशन आएगा वो कितना आएगा, कोस माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, यहाँ dx लगा देना साथ में। अब देखो मॉड ऑफ एक्स, ये याद कर लेना फॉर्मूला, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। d/dx ऑफ मॉड एक्स की वैल्यू होती है मॉड x/x, x नॉट इक्वल टू 0। तो मॉड x/x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, मॉड x प्लस सी, जब x क्या हो नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x इक्वल टू 0 हुआ तो ये डिफाइन नहीं होता x इक्वल टू 0 पे। फिर अगर देखा जाए d/dx ऑफ x का डेरिवेटिव करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 × dx बराबर कितना आएगा, x प्लस सी आएगा। अब देखो ये चीज़ बहुत अच्छी लिख रखी है कि d/dx ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx की इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करोगे तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपके आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा f(x). हम वैसे कैंसिल आउट नहीं करेंगे, लेकिन इसका ये फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करो या डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करो, वापस हमारा वही फंक्शन आ जाता है। समझ आ गई। अर्थात किसी फलन के समाकलन के अवकलज या अवकलज के समाकलन में समाकलन अचरांक का अंतर होता है। सिर्फ समाकलन अचरांक का अंतर का मतलब यहाँ तो f(x) अकेला आ रहा है, यहाँ f(x) प्लस सी आ रहा है, बस इतना ही अंतर है, बाकी सब आपका वही रहता है। समझ आ गई। अब हम 9.1 के ऊपर चर्चा करते हैं कि 9.1 में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो 9.1 में आपको बहुत अच्छे इंटीग्रेशंस मिलेंगे, फार्मूला बेस हैं लेकिन है कुछ ट्रिकी इंटीग्रेशन, जिसमें हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज भी यूज़ हो सकते हैं। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री के अलावा आपके बेसिक जो अलजेब्रा के फार्मूलाज हैं वो भी आपके यूज़ हो सकते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन दे दिया साइन इनवर्स x/1 प्लस कोस एक्स। तो साइन इनवर्स x/1 प्लस कोस एक्स dx, हमें इसको स्टैंडर्ड फार्मूलाज में कन्वर्ट करने के लिए इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने अभी तक इंटीग्रेशन के सिर्फ फार्मूलाज पढ़े हैं और उन फार्मूलाज के बेस के ऊपर हमें इसको सॉल्व करना है। तो साइन इनवर्स x/1 प्लस कोस x dx, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हम साइन इनवर्स x को क्या करते हैं, 1 माइनस कोस के x से रिप्लेस कर देते हैं। तो 1 माइनस कोस इनवर्स x यहाँ हम साइन इनवर्स की जगह लिख देंगे बटे 1 प्लस कोस x। अब 1 माइनस कोस x के x को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस x बटे 1 प्लस कोस x, यानी यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज का यूज़ कर रहे हैं। अब देखो ये हमारा कितना बन गया, 1 माइनस कोस एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स बटे 1 प्लस कोस एक्स। अब 1 प्लस कोस एक्स से 1 प्लस कोस एक्स कट जाएगा, हमारा बचेगा क्या, हमारा बचेगा 1 माइनस कोस एक्स dx। अब 1 को dx के साथ लिख दो, माइनस कोस एक्स को dx के साथ लिख दो, तब दोनों के फॉर्मूले अपने पास हैं। 1 इंटू dx का कितना हो जाएगा x, और कोस एक्स का क्या हो जाएगा साइन x। तो x माइनस साइन एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगले में भी इसी तरह का कुछ दे रखा है, x² बटे x प्लस 1। अब x² बटे x प्लस 1 का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, तो इसको भी हमें स्टैंडर्ड फार्मूलाज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसमें हमने वही एक माइनस जोड़ दिया और एक प्लस जोड़ दिया, -1 जोड़ दिया और -1 प्लस 1 कर दिया। -1 प्लस 1 करके हम क्या करते हैं, x² माइनस 1 को एक साथ प्लस 1 को एक साथ, तो ये हमारा बन गया x² माइनस 1 बटे x प्लस 1 dx, और ये बन गया 1/x प्लस 1 dx। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 x माइनस 1, a माइनस बी के a² माइनस बी स्क्वायर से a प्लस बी, a माइनस बी से हमने x² माइनस 1 को लिख दिया x प्लस 1 x माइनस 1 बटे x प्लस 1। x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा, हमारा बचेगा x माइनस 1 dx। यहाँ 1/x प्लस 1 dx पड़ा है।
इसको हमने लिख दिया 1/x+1 dx। अब हम सब के ऊपर स्टैंडर्ड फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। हमने इंटीग्रेशन को अलग अलग करके लिख दिया x dx - 1 dx + 1/x+1 dx। तो हमारा आंसर कितना आ गया, यहाँ तो हम फार्मूला लगा देंगे पावर वाला, तो x की पावर 2/2 हो जाएगा ये, x की पावर n+1/n+1 वाला फार्मूला, यहाँ हमारा -x, यहाँ हमारा log mod x+1 + c, x²/2 -x + log x+1 + c। यहाँ x नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए, क्योंकि x बराबर -1 अगर हुआ तो ये बन जाएगा log 0, और log 0 हमारा डिफाइन नहीं होता, ये हमने लिख रखा है। तो ये हमारा आंसर आ गया। आगे देखो फिर अगला जो एग्जाम्पल है उसमें दे रखा है √1 + sin 2x, √1 + sin 2x, इसका आपने इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन इसका कोई हमारा फार्मूला नहीं है, तो हमें इसको भी स्टैंडर्ड फार्मूलाज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फार्मूले में बदलने के लिए हमने क्या किया, हमने इसके 1 को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया sin² x + cos² x। हम इसको रूट से बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं कि क्या इसको रूट से बाहर कैसे लेके जाएंगे, क्योंकि रूट वाला हमने अभी तक कोई फार्मूला नहीं पढ़ा जो ट्रिग्नोमेट्री का होता है। हमने सिंपल sin x का पढ़ रखा है, cos x का पढ़ रखा है, sec² x का पढ़ रखा है, cosec² का पढ़ रखा है, sec x tan x और cosec x cot x का पढ़ रखा है। इसके अलावा हमने अभी तक इंटीग्रेशन के बाकी फंक्शंस का हमने कोई इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा। तो इस फॉर्मूले में हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो 1 + sin 2x है जो, इसमें हमने 1 को रिप्लेस कर दिया sin² x + cos² x से, और sin 2x को लिख दिया 2 sin x cos x। अब अगर इसको गौर से देखें तो ये बन जाएगा sin² x + cos² x + 2 sin x cos x, यानी ये हमारा जो फॉर्मूला बना ये क्या बन गया, ये बन गया sin x + cos x का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर को खोलेंगे तो ये बनेगा a² + b² + 2ab, a की जगह पे sin x, b की जगह पे cos x, तो ये बन गया sin x + cos x का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर और रूट आपस में चले जाएंगे, होल स्क्वायर से बाहर आएगा तो हमारा बन जाएगा sin x + cos x dx। अब दोनों के फॉर्मूले अपने पास हैं, तो sin x को dx के साथ लिख दिया प्लस cos x को dx के साथ लिख दिया। sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x और cos x का हमारा इंटीग्रेशन होता है sin x, और साथ में इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आ गया। अब आगे देखो, आगे जो हमारा है अगला एग्जांपल, उसमें क्या दे रखा है, उसमें फिर ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन 1 - cos 2x/1 + cos 2x। अब इसके बारे में भी हमें कुछ नहीं पता, तो इसको भी स्टैंडर्ड फार्मूलाज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फार्मूला में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, 1 - cos 2x/1 + cos 2x। 1 - cos 2x की वैल्यू हमारे पास होती है 1 - cos 2x, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास, यहाँ से देखें cos 2x के 3 फार्मूलाज जो हमें पढ़े हैं। वो पहला कौन सा होता है, cos 2x बराबर, एक फार्मूला याद रखो, आपको तीनों याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक फार्मूले से हमारा तीनों बन जाते हैं। अगर हम देखें cos² x - sin² x, आपको पहला फार्मूला होता है cos 2x का। अगर cos² की जगह हम 1 - sin² रख दें तो ये बन जाएगा 1 - 2 sin² x, दूसरा फार्मूला। और अगर sin² की जगह हम 1 - cos² रख दें तो ये बन जाएगा 2 cos² - 1। तो ये 3 फार्मूलाज हमारे होते हैं cos 2x के, साइन की फॉर्म में, cos की फॉर्म में, और cos² - sin² की फॉर्म में। तो हमने क्या किया, 1 - cos 2x है जो, इसका फार्मूला ये वाला यूज़ कर लिया। 1 - cos 2x का मतलब यहाँ से अगर देखा जाए तो इसको, अगर इस 1 को इधर लेके आए तो ये तो बन जाएगा 1 + cos 2x, इसका फार्मूला तो आ जाएगा 2 cos² x। और 1 - cos, इस cos को 2x को इधर ले जाओ, साइन इनवर्स को इधर ले आओ, तो हमारे पास बन जाएगा 1 - cos 2x बराबर 2 sin² x। इन फार्मूला से हमने 1 - cos 2x की वैल्यू लिख दी 2 sin² x, और 1 + cos 2x की वैल्यू लिख दी 2 cos² x। अब 2 से 2 कैंसिल आउट, हमारा बना क्या, sin² x / cos² x, कितना बन जाएगा tan² x dx। अब tan² का फार्मूला हमारे पास नहीं होता, लेकिन tan² को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, हमें पता है 1 + tan² x बराबर sec² x, तो tan² की जगह हम sec² x - 1 रख सकते हैं। sec² का हमारे पास इंटीग्रेशन होता है, फार्मूला है हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला, sec² x dx -1 × dx लिख दिया। अब sec² x का फार्मूला हमारे पास tan x होता है, 1 × dx का फार्मूला हमारे पास x है प्लस c है, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे दिया एग्जांपल 1/1 + sin x dx। इसको हमने करना है, तो हमारे पास 1/1 + sin x का हमने कोई फार्मूला नहीं पढ़ा, इसको भी स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो करने के लिए हमने क्या किया, हमने इसका रैशनलाइजेशन कर दिया। 1 + sin x है, इसकी अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ऊपर तो बन गया हमारा 1/1 + sin × 1 - sin बट्टे 1 - sin से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा, ये माइनस का साइन आएगा यहाँ पे, ऊपर बन जाएगा 1 - sin x, यहाँ चेंज कर लेना थोड़ा सा, गलती से लिखा गया यहाँ 1 - sin x।
अपॉन नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। तो ऊपर तो हमारा बन गया 1 अपॉन कोस स्क्वेयर एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स बटे कोस स्क्वेयर एक्स। देखो ये इस तरह से लिखा है, यहाँ माइनस था तो 1 बाई कोस स्क्वेयर एक्स और साइन बटे कोस स्क्वेयर एक्स अलग अलग कर दिया हमने। तो ये बन गया 1 बाई कोस स्क्वेयर एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स बटे कोस स्क्वेयर एक्स डी एक्स। वहाँ माइनस का चेंज कर लेना एक। अब 1 अपॉन कोस स्क्वेयर को लिख सकते हैं सेक स्क्वेयर एक्स और इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वेयर को हमने लिख दिया कोस एक्स इंटू कोस एक्स। अब एक तो कोस एक्स को सीधा लिख दो 1 बाई कोस एक्स और एक लिख दो साइन बटे कोस एक्स, तो ये बन जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब सेक स्क्वेयर का फार्मूला भी हमारे पास होता है, सेक स्क्वेयर का फार्मूला क्या है, टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी। ये हमारा सॉरी सेक स्क्वेयर का एक्स का तो हो जाएगा टेन एक्स और सेक एक्स टेन एक्स का क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमें ट्रिग्नोमेट्री वाले फार्मूले भी यहाँ पे यूज़ करने पड़ सकते हैं सिर्फ स्टैंडर्ड फार्मूलों में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि हमने अभी 9.1 के लिए सिर्फ स्टैंडर्ड फार्मूलाज पढ़े हैं, हम उनके बेस के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमारे पास जो भी फंक्शन आएगा उसका अगर आप स्टैंडर्ड से करना चाहते हो तो हमें कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो हमारा क्वेश्चन अलग तरह से दे रखा है। क्या दे रखा है उसमें, जो हमने पढ़ा था कि अगर हम डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो कितना आता है एफ एक्स आता है। और इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास आता है एफ एक्स, और डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करते हैं तो भी हमारे पास आता है एफ एक्स, लेकिन इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आ जाता है। यानी डी बाई डी एक्स ऑफ कोई भी फंक्शन दे रखा है उसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। ये आंसर आता है। अब देखो जी ये हमें दे रखा है डी वाई बाई डी एक्स 2x माइनस 3 बाई एक्स स्क्वेयर स्लॉप ऑफ टेंजेंट फॉर एनी कर्व। किसी भी वक्र के लिए हमें स्पर्श रेखा का ढाल दे रखा है। ढाल को हम कैसे निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स से निकालते हैं। जो हमने 8th एक्सरसाइज में पढ़ा था, किसी भी स्पर्श रेखा का ढाल निकालना हो, किसी कर्व की किसी भी स्पर्श रेखा का ढाल निकालते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स कर देते हैं। जिस पॉइंट पे निकालते हैं वो पॉइंट हम उसमें रख देते हैं। अब ये जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स दे रखा है वो स्लोप दे रखी है, टेंजेंट की स्पर्श रेखा का ढाल दे रखा है। और कौन से पॉइंट पे दे रखा है, ये पॉइंट 1 पे दे रखा है। इससे आपका कर्व पास आउट हो रहा है, 1 से आपका कर्व पास आउट हो रहा है। और उसका जो हमारा कर्व का जो ढाल दे रखा है, जो आपका स्लोप दे रखी है, वो दे रखी है डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2x माइनस 3 बाई एक्स स्क्वेयर। अब उसने कहा फाइंड द कर्व। फाइंड द कर्व का मतलब अगर हमें मान लो डी वाई बाई डी एक्स वाई दे रखा है, ये तो स्लोप है, हमें कर्व की इक्वेशन निकालनी, तो कर्व की इक्वेशन होती है वाई बराबर एफ एक्स, यानी हमें वाई की वैल्यू निकालनी। तो वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये हमारा डिफरेंशिएशन है। इस डिफरेंशिएशन को हटाना पड़ेगा, और डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए क्या करते हैं हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने से वाई की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो हम क्या करते हैं, ये जो डी वाई बाई डी एक्स दे रखा है इसका हम कर देते हैं इंटीग्रेशन। ये हमें डिफरेंशिएशन दे रखा है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स से वाई निकालना है तो इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन किया तो डी वाई बाई डी एक्स का एक्स के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन और इस फंक्शन का एक्स के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन, दोनों तरफ आपने इंटीग्रेशन कर दिया। अब हमें पता है डी वाई बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ सिर्फ बच जाएगा हमारा डी एक्स से डी एक्स गया, हमारे पास बच गया इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई। और यहाँ कितना हो गया 2x माइनस 3x की पावर माइनस 2। ये x की पावर नीचे थी, इसको ऊपर लेके गए तो ये बन गया माइनस 3x की पावर माइनस 2 dx। अब देखिए अब dy का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा y, ये बन जाएगा 2x dx माइनस 3x की पावर माइनस 2 dx। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वेयर माइनस 3x की पावर माइनस 2 प्लस 1 बटे माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। यहाँ x की पावर n का फॉर्मूला लग गया, तो ये हमारा फाइनल y का आंसर आया, y बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस 3x की पावर माइनस 1 प्लस सी। अब हमें दे रखा है कर्व, ये तो कर्व की इक्वेशन आ गई। अब इस कर्व के बारे में बताया कि ये कर्व है 1 पॉइंट से पास आउट होता है, 1 पॉइंट से गुजरता है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 रखनी है और y की वैल्यू 1 रखनी है। ये किस लिए रखनी है, क्योंकि हम c की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो c की वैल्यू निकालेंगे तो 1 हम अपने कर्व में रख देंगे, ये बन जाएगा 1, x की जगह 1 रख दिया, 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 की पावर माइनस 1 प्लस सी। तो c की वैल्यू कितनी आ गई -3। अब ये जो c की वैल्यू आई वो हम वापस कर्व में रख देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कर्व की इक्वेशन बन जाएगी y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई एक्स माइनस 3। ये हमारी कर्व की इक्वेशन आ गई।
तो इस तरह से आप, अगर आपसे पूछा जाता है स्लोप दे के आपसे कर्व की इक्वेशन पूछी जाती है तो आपने इंटीग्रेशन करना है और जिस पर्टिकुलर पॉइंट को दिया हुआ है वहाँ से आप सी की वैल्यू निकालते रहोगे। अब देखो कुछ बहुत अच्छे इंटीग्रेशन, जिसमें पहला इंटीग्रेशन कंपटीशन में पूछे जाने वाले इंटीग्रेशन होते हैं ऐसे, e की पावर 2 log ax, e की पावर 2 log ax dx, इसकी वैल्यू निकालनी। तो यहाँ हमें log के फार्मूलाज पता होना चाहिए। m log n का फार्मूला क्या होता है, log n की पावर m। a log ax, इसका फार्मूला क्या होता है, log और a आपस में क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, हमारा आंसर क्या आ जाता है x। और log m प्लस log n है तो उसको हम लिखते हैं log m इंटू n, और log m माइनस log n है तो उसको हम लिखते हैं log m बटे n, या इसका उल्टा भी लिख सकते हैं। log m इंटू n लिखा है तो उसको हम लिख सकते हैं log m प्लस log n, और log m बटा n लिखा है तो हम उसको लिख सकते हैं log m माइनस log n। तो ये दोनों तरीके से आप फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो। अब देखिए हमें दे रखा है e की पावर 2 log x, तो हम क्या करते हैं, इस पावर को ऊपर ले जाते हैं। हमें पता है m log n की वैल्यू क्या होती है, log n की पावर m, तो n log m दे रखा था, n log का मतलब n की वैल्यू 2 थी, तो ये बन गया log ax की पावर 2। अब a और log a जब बेस सेम हो तो हमारा क्या हो जाता है, a log a आपस में कट जाएगा, हमारा आंसर कितना आएगा, x²। यानी ये जो फंक्शन दे रखा है बेसिकली ये फंक्शन कौन सा है, x²। ये इसको लिखने का तरीका अलग है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं और कंपटीशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। अब देखो ये कितना हो गया, a की पावर 2 log ax, ये कहीं ना कहीं किसी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन भी है। ये मेरी नज़र में कहीं आया था क्वेश्चन, या तो किसी ट्रिपली या IIT के किसी भी पेपर में ये आया हुआ क्वेश्चन है, किसी न किसी कंपटीशन में ज़रूर आया, या किसी RPSC के पेपर में इसको मैंने देखा था। तो e की पावर 2 log ax, e ये बन जाएगा x² के बराबर ही बन जाएगा। तो इसका मतलब हमें बेसिकली करना क्या है, हमें x² का इंटीग्रेशन ही करना है। तो x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 3/3 प्लस c। अब इससे आगे और महत्वपूर्ण 4 इंटीग्रेशन है जो आपने ध्यान से करने हैं। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। क्या है जरा देखते हैं इसको। देखो हमें ये दे रखा है a की पावर x dA या a की पावर x dx। ये हमें दो तरह से इंटीग्रेशन पूछा जा सकता है। वही है a की पावर x का, एक तो dA के विद रिस्पेक्ट टू, एक dx के विद रिस्पेक्ट टू। तो ये इंटीग्रेशन दो तरह से किया जा सकता है, इनको अलग अलग किया जा सकता है। कैसे करते हैं हम, देखो हमने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले दो पढ़े हैं अभी तक। पहला x की पावर n dx, x की पावर n का मतलब dx के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो तो यहाँ पे x वेरिएबल का काम करेगा, जिसके ऊपर d लगा हुआ है वो वेरिएबल का काम करेगा, उसके अलावा जो दे रखा है वो कांस्टेंट का काम करेगा। तो dx का मतलब यहाँ पे x वेरिएबल है। ये क्वेश्चन x तो वेरिएबल बन रहा है, n यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हमारा वेरिएबल की पावर कांस्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। समझ आ गई, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट टाइप का क्वेश्चन, ये हमारा पहले टाइप का क्वेश्चन होता है। और इसको हम किससे करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n dx बराबर पावर वाला फार्मूला, x की पावर n+1 बटे n+1 प्लस c। ये मैंने लिख भी रखा है कि मोस्ट की पावर n इंपॉर्टेंट और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसको आपने बड़े ध्यान से करना है, कहीं पे आप गलती कर सकते हो, क्योंकि आपकी बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा आंसर आपसे पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर दूसरा जो हमने फार्मूला पढ़ा अभी स्टैंडर्ड, उसमें क्या पढ़ा हमने पढ़ा a की पावर x dx। अब इसमें क्या है, x यहाँ पे कौन हमारा वेरिएबल है, क्योंकि dx को देखते ही हमें पता लग जाना चाहिए कि x यहाँ पे वेरिएबल है, और x वेरिएबल है तो a यहाँ पे क्या काम करेगा, कॉन्स्टेंट। तो यहाँ कॉन्स्टेंट की पावर वेरिएबल, इसका फार्मूला क्या होता था, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल दे रखा है तो इसका आंसर आएगा a की पावर x dx। ये वाला फार्मूला लगेगा a की पावर x बटे log a प्लस c। समझ गए। अब हाँ, तीसरा जो फार्मूला ये हो सकता है कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट। कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट का मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू, जैसे 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, 3 की पावर 3 27। तो a की पावर a dx का मतलब यहाँ dx दे रखा है तो x हमारा यहाँ वेरिएबल है, तो a की पावर a का मतलब यहाँ कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट दे रखी है। तो कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट को तो हम बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन से, और ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा dx। तो a की पावर a इंटू एक्स प्लस सी इसका आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आपको 4 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला तरीका देखो, इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ लिख दिया 4 तरीके से। पहला a की पावर x dA, दूसरा x की पावर a dA। 2 तरह से पूछा जा सकता है। तो 2 तरह से ऐसे पूछा जा सकता है a के विद रिस्पेक्ट टू, और 2 तरह से पूछा जा सकता है x के विद रिस्पेक्ट टू, यानी a की पावर x dx, x की पावर a dx। तो यहाँ खेल सारा कांस्टेंट और वेरिएबल का है।
आपने ये ध्यान रखना है कौन सा कांस्टेंट है और कौन सा वेरिएबल। जैसे पहला क्वेश्चन हमने देखा a की पावर x dA, इसका मतलब यहाँ दे रखा है dA का मतलब a वेरिएबल है और x क्या है कांस्टेंट। तो यहाँ फार्मूला लगेगा वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट वाला फार्मूला लगेगा तो यहाँ पावर वाला फार्मूला लगता है। किसी भी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो यहाँ पावर वाला फार्मूला लगेगा a की पावर x+1 बटे x+1+c, यानी यहाँ a तो वेरिएबल का काम कर रहा है और x यहाँ पे कांस्टेंट का काम कर रहा है। तो यहाँ हमारी फॉर्म कौन सी बन गई, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। ये आपने बहुत ध्यान से करना है। दूसरा यही क्वेश्चन पूछा जाए x की पावर a dA, x की पावर a dA पूछा जाए तो यहाँ पे a क्या है, वेरिएबल, और x यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसका मतलब x तो यहाँ पे है कांस्टेंट और a यहाँ पे क्या है, वेरिएबल। तो ये कैसा बन गया, ये बन गया कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। और कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का फॉर्मूला हमने दूसरा पढ़ा था। तो इसको करने का तरीका हमारा क्या रहेगा, इसको करने का तरीका हमारा ये रहेगा, देखो कि x की पावर a dA, इसका फॉर्मूला आ जाएगा a यहाँ पे वेरिएबल, x यहाँ पे कांस्टेंट, तो ये बन गया वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था a की पावर x वाला, उसका क्या होता है x की पावर a, यानी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल वैसे का वैसे, बट टाइम में नीचे लॉग के साथ कांस्टेंट प्लस c, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर बाकी जो बच गए दो इंटीग्रेशन, उसमें x के विद रिस्पेक्ट टू पूछा जा सकता है यही, लेकिन आपको पहचानना है ध्यान से। dx का मतलब यहाँ x क्या दे रखा है, कांस्टेंट, x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल, और a यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। इन दोनों इंटीग्रेशन में a वेरिएबल था, इन दोनों इंटीग्रेशन में x वेरिएबल है। ये आपने बहुत ही ध्यान से करना है। a की पावर x dx, a की पावर x dx का मतलब यहाँ a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, और कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है a की पावर x अपॉन लॉग a प्लस c। फिर हमारे पास चौथा जो इंटीग्रेशन है ये x की पावर a dx, x की पावर a dx का मतलब यहाँ dx को देखते हमें पता लग गया x वेरिएबल है और a क्या है, कांस्टेंट। तो ये कैसा बन गया, ये बन गया वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। और जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होती है तो उसको हम करते हैं पावर वाले फार्मूले से। तो पावर वाला फार्मूला लगा देंगे, यहाँ वेरिएबल कौन है, x, और ये यहाँ पे कहाँ है, कांस्टेंट। तो x की पावर a+1 बटे a+1+c। तो इस तरह से ये आपने ध्यान रखना है, 4 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अब लॉग x dx, अगर लॉग x पूछा जाए तो ये अगर लॉग बेस और उसके साथ में बेस वाली सेम वैल्यू दे रखी हो तो आंसर 1 होता है। तो लॉग x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 इंटू dx बराबर x+c। लॉग का पूरा चैप्टर आपका क्लास 11th में था, जिसको आपने उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। 1 इंटू dx का आंसर कितना आ गया, x+c आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, 1 की पावर 2x dx, तो यहाँ भी वही बात, 1/2 तो हमारा कांस्टेंट है, 1/2 क्या हमारा, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। जब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो लॉग वाला फार्मूला लगता है, तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल बटे लॉग के साथ कांस्टेंट प्लस c बन गया 1/2 की पावर x। आपका आंसर यहाँ तक भी सही है, इसको आप और अच्छा करना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 1/2x बटे log 1 माइनस log 2, log m बटे n का फार्मूला लगा दिया, log m माइनस log n। ये बन गया log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। log 1 कितना होता है, 0। log 1 0 होता है, लेकिन log 0 डिफाइन नहीं होता, ये आपने ध्यान रखना है। log 1 की वैल्यू 0 होगी और माइनस log 2 हो गया। तो ये हमारा बन गया 1/2 की पावर x बटे माइनस log 2 प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं और इसको आप सीधा भी याद रख सकते हो और इसको हम सब्स्टिट्यूशन से भी करेंगे। e की पावर 3x dx, ये कितना आंसर आ जाएगा, a की पावर 3x, जो भी कांस्टेंट x के साथ है वो बटा में जाएगा। जैसे हम पढ़ते थे d/dx ऑफ साइन ax, इसका आपने डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन हम डिफ्रेंशिएशन पहले करते हैं तो आता है cos ax, फिर ax का करते हैं तो a मल्टीप्लाई में आ जाता है। लेकिन इंटीग्रेशन इसका उल्टा प्रोसेस है, तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा, बटा में आएगा काम। जैसे हमारे पास आ गया साइन ax का इंटीग्रेशन करना है तो साइन ax का क्या होता है, माइनस cos ax, पहले आपने कर दिया, फिर ax का किया तो कितना आ गया, बटा में a प्लस c। वैसे चेन रूल आपका इस पर लागू नहीं होता, जो हम चेन रूल लागू करते हैं डिफरेंशिएशन के ऊपर, यहाँ चेन रूल नहीं है, यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, वो मैं आगे बताऊँगा आपको। इसी तरह से ऐसा आ गया ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx, तो ax प्लस बी को भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, ax प्लस बी की पावर 2+1 बटे पावर वाला फार्मूला लगा देंगे। अब कांस्टेंट किसके साथ, x के साथ जो भी कांस्टेंट है वो बटा में आ जाएगा, प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन और, बहुत अच्छा क्वेश्चन, cos 2x बटे साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अब cos 2x बटे साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, इसको हम करने के लिए क्या करते हैं, cos 2x की वैल्यू होती है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x रख दिया, बटा में साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x था। अब इनको अलग अलग कर दो,
कोस स्क्वायर एक्स के बटा में इन दोनों को लिख दो, माइनस साइन स्क्वायर बटा में दोनों को लिख दो। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा, हमारा आंसर यहाँ साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, तो कितना बन जाएगा 1/sin स्क्वायर एक्स का मतलब कोसेक स्क्वायर एक्स, और 1/cos स्क्वायर का एक्स मतलब हमारा सेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक स्क्वायर का एक्स का क्या होता है माइनस कोट एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस tan x प्लस c। अब ये थी आपकी 9.1। इसमें क्या है, इसमें जितने भी फार्मूलाज दे रखे हैं, आपने जो भी फंक्शन आपको दे रखा उसको स्टैंडर्ड फार्मूलाज में कन्वर्ट करना है। किस तरह से करते हैं, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फार्मूले भी लग सकते हैं, उसमें हमारा बेसिक जो कंसेप्ट है, बेसिक नॉलेज है वो भी काम आएगा, उसमें हमारा अलजेब्रिक फार्मूले भी काम आ सकते हैं। तो सब चीज़ें आपको ध्यान होंगी तो आपकी 9.1 एक्सरसाइज होगी। इसकी प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये बेस है, और इसके अलावा अगर हम दूसरी एक्सरसाइज पढ़ेंगे 9.2 वो भी आपका पूरा इस चैप्टर का बेस रहेगा। यानी ये हर जगह यूज़ होने वाली चीज़ें, ये कहीं पे भी यूज़ हो सकती हैं। 9.1 और 9.2 आगे हम पर्टिकुलर मेथड पढ़ेंगे, उनमें भी इन्हीं का यूज़ होगा। तो ये 2 एक्सरसाइज है वो आपने बहुत मन से करनी है। आपने इसको अच्छे से करना है। अब आज हम ये 9.1 तक कर रहे हैं, ये ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इससे आपको देखने में दिक्कत हो सकती है। तो आप क्या करो, इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो करो, अधिक से अधिक देखो। रिवीजन करने का ये सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया विधि है। उसके बाद में आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताऊंगा, और इसके से आगे वाली एक्सरसाइज उसमें ज़्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि उसमें मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, कंसेप्ट प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये एक्सरसाइज बताने वाली थी, क्योंकि इसमें हर तरह के फार्मूलाज यूज़ होते हैं। तो मेन वही था कि आपका बेस मजबूत हो जाए, इसलिए मैंने इसके ऊपर ये वाली वीडियो इतनी थोड़ी सी अच्छे से बनाई है, गहराई से बनाई है। अगली जो वीडियो होगी वो हम सब्स्टिट्यूशन पे करेंगे, उस पर भी हम थोड़ा सा अच्छे से करेंगे उसको। उसके बाद हमारी जो वीडियोज़ आएंगी वो मैं कंसेप्ट बताऊंगा, प्लस जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रखे हैं उनके बारे में बताऊंगा। अब आप इनको अच्छे से देखो, अच्छे से करो। जो चीज़ नहीं समझ आती वो आप मुझसे पूछ सकते हो। PDF मैं इसकी टेलीग्राम लिंक के ऊपर डाल दूंगा, आप टेलीग्राम पे जाके हम इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। बाकी जो भी प्रॉब्लम हो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब आप इस वीडियो को देखो, कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे पूछना। बाकी अच्छे से तैयारी करो। हम यही कामना करते हैं कि आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो। कोविड का दौर चल रहा है तो इसमें कुछ भी हो सकता है, तो आपने पढ़ाई नहीं छोड़नी, आप लगातार पढ़ाई करते जाओ। समझ आ गई? क्योंकि ये चीज़ें आपके बहुत आगे जाके काम आने वाली हैं। आप देखो, जो भी प्रॉब्लम आए वो आप मुझे बता देना। बाकी थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम और अच्छा करने की कोशिश करें। बाकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू। ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट।